मेरा नाम सरिता है। मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती थी। आज मेरी शादी थी। मेरे विरोध के बावजूद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मेरा कॉलेज के एक लड़के से प्यार था। लेकिन मैं अपने माता पिता के सामने कुछ कह नहीं सकी और आज मेरी शादी हो गई। कह सकते हैं कि मेरी किस्मत टूटी हुई थी। हाँ, मेरी किस्मत में शायद कुछ अच्छा लिखा ही नहीं था। शादी के बाद मैं अपने ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ता बहुत लंबा था, करीब 7 घंटे का सफर था। आखिरकार मैं अपने ससुराल पहुंच गई। अगले दिन शादी के बाद के सारे पूजा पाठ के रीति रिवाज पूरे हुए। रात को मैं कमरे में अकेली बैठी थी। दरअसल मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ और कर भी नहीं सकती थी, बस आंसू ही थे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद मेरा पति सागर कमरे में आया। मैंने उसकी ओर एक बार देखा तो वो मुझे बहुत सीधा सादा और अनपढ़ लगा। उसका रंग सांवला था और मुझे तो उसके बाल भी उलझे हुए लग रहे थे। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। उसका यूं देखना और मुस्कुराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह बोला, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत कहा, और मेरा तो नसीब ही फूटा है कि मुझे तुम्हारे जैसे गंवार और अनपढ़ पति से शादी करनी पड़ी। मेरी यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर मैं क्या करती, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने बहुत विरोध किया था, फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। माँ बाप कहते थे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, जमीन जायदाद भी बहुत है और खुद अपनी खेती करता है। तू वहाँ बहुत सुख से रहेगी। लेकिन क्या जिंदगी में सिर्फ खानदान और पैसों की ही अहमियत होती है? क्या मेरी अपनी इच्छाएं नहीं हैं? क्या मेरा दिल नहीं है? मेरा मन बुरे विचारों से भर गया था। मेरे ही शब्द अब मेरे खिलाफ हो रहे थे। मैं गुस्से में अपने पति सागर पर बरस रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दूं। सागर ने शांत आवाज में कहा, क्या हुआ है सरिता? तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है? सही कह रही है तू, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। अगर तुझे लगता है कि तू मेरे लायक है तो ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने उसे कहा, जा पहले खुद को आईने में देख और फिर मुझसे बात कर। मैं पढ़ी लिखी हूँ और दिखने में भी अच्छी हूँ। मेरे माँ बाप ने तुझ में क्या देखा पता नहीं, उन्होंने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये बोलकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। सागर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, वो बिल्कुल शांत हो गया था। मैं रोते रोते बोली, मुझे एक लड़के से प्यार है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वह हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सरिता तू ये क्या कह रही है? तू होश में है? इस पर मैंने कहा, इसमें क्या हैरानी की बात है? मैं उससे प्यार करती हूँ, वो तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता है और बहुत पढ़ा लिखा भी है। ये सुनकर सागर की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। लेकिन ये सच था कि मेरा एक कॉलेज के लड़के से प्यार था। हमने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी साझा किए थे और तय किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करेंगे। मैं अब भी अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद सागर कमरे में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर पानी था। शायद वो बहुत रोया था और चेहरा धोकर आया था। उसने बिस्तर पर से चादर हटाई, फर्श पर चटाई बिछाई और नीचे सो गया। मैं भी अपने कपड़े बदलकर लेट गई और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। न सागर मुझसे बात करता था, न मैं उससे। मैं उठने से पहले ही वह खेत पर चला जाता और शाम को देर से थका हारा घर लौटता। तब उसका शरीर पसीने से भीगा होता और उसमें मिट्टी और गोबर की गंध आती थी। मुझे उसकी यह हालत बहुत बुरी लगती थी। मैं उसे हमेशा गुस्से से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती। फिर वह चुपचाप कमरे में जाकर चीजें रख देता और बाहर चला आता। मेरी एक ही मजबूरी थी, मुझे सबके साथ शाम को खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शादी के बाद से मैं आधी ही रोटी खाती और फिर उठ जाती। शायद सागर को ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे उसके सामने खाना अच्छा नहीं लगता। अब वो भी सिर्फ आधी रोटी खाकर उठ जाता। उस दिन के बाद से मैंने पूरा खाना खाना शुरू किया। वो दिन भर खेत में काम करता और थककर घर आता तो उसे भरपेट भोजन की जरूरत होती थी, यह मुझे महसूस होता था।
लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो खा रहा है या नहीं। मैं तो बस अपने टूटे हुए नसीब के बारे में सोचती रहती थी और अपने प्यार यानी विकास की यादों में खोई रहती थी। मेरे पास जो मोबाइल था वह मम्मी ने शादी से पहले ही मुझसे ले लिया था। मुझे विकास की बहुत याद आ रही थी। आखिरकार मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी और सागर से उसका मोबाइल मांग लिया। मैंने कहा, मुझे विकास से बात करनी है, उसकी बहुत याद आ रही है। सागर मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से मोबाइल झटके से छीन लिया और विकास का नंबर डायल कर दिया। अब मैंने सारी हदें पार कर दी थीं। मैं सागर के सामने ही विकास से बात कर रही थी। विकास भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैं रो रोकर उसे सब कुछ बता रही थी, अपनी मजबूरी, अपना दर्द और सागर से शादी की पूरी बात। सागर वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उस समय मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो बस विकास से बात करनी थी, अपने दिल का बोझ हल्का करना था, बाकी दुनिया मेरे लिए उस पल जैसे थम सी गई थी। सागर चुपचाप था। उसने चादर और चटाई उठाई और शांतिपूर्वक सो गया। अब मेरी यह रोजमर्रा की दिनचर्या बन गई थी। मैं रोज सागर के मोबाइल से विकास से बात करती और उस समय सागर सामने ही होता। विकास अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। एक दिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैं बात करते करते बाहर चली गई। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे और सागर भी सो रहा था। मैं विकास से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से सागर आया, मोबाइल छीन लिया और बोला, तुझे शर्म है भी या नहीं? पति होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? लगता था कि उसने मेरे फोन पर की गई सारी बातें सुन ली थीं। वह मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। धीरे धीरे घर के सभी लोग अपनी अपनी कमरों से बाहर आए और सागर भी गुस्से में बाहर निकल आया। सागर जोर से चिल्लाया, क्या चल रहा है? क्यों चिल्ला रही है? उसने मेरे ऊपर इतना गुस्सा जताया कि मेरे दिल की बात सबके सामने खुलकर सामने आ गई। सभी लोग मुझे हैरानी और थोड़े डर के साथ देख रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब खुशी भी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अब सच्चाई सबको पता चल जाएगी और शायद मुझे वापस मायके भेज दिया जाएगा। मेरी माँ बाप भी शायद थककर मेरी शादी विकास से ही कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सागर ने तुरंत मेरी तरफ लिया और कहा कि वह अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है। वह जानता था कि मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी और मुझे सब कुछ सच्चाई से बता दिया था। उसने सबको शांत कर दिया और सभी अपने अपने कमरे में चले गए। सागर भी हमारे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे उस समय उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं गुस्से में उसका सामना कर गई और कहा, क्या जरूरत थी बड़ा दिखाने की? सब सच तो पता चल गया था, भाग जाना चाहिए था ना? तब उन्होंने मुझे मायके छोड़ दिया होता और मेरे माँ पापा ने शर्म से विकास के साथ ही मेरा विवाह करा दिया होता। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो तुम्हारे ऊपर लगे आरोप मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी और तुम्हारे माँ पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें सम्मान से स्वीकार करेगा तो मैं 2-3 दिन में खुद तुम्हें उसके पास छोड़कर आ जाऊंगा, उसके साथ जाकर बात करूंगा, सारे आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा और तलाक के कागज भेज दूंगा। फिर तुम उससे खुश होकर शादी कर लो और सदा सुखी रहो। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हुई, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला और विकास को फोन किया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम पहले शहर में रहो और हम पहले तलाक के कागज पूरे कर लें। उसके बाद हम शादी करेंगे। तब तुम्हारे माँ पापा को भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। हमने उससे पता लिया और 2-3 दिन में मैं और सागर विकास के बताए हुए पते पर पहुंच गए। विकास के घर पहुंचकर मैंने सागर से कहा, अब तुम गांव वापस जाओ और तलाक के कागज भेज दो। अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अब विकास के साथ शादी करूंगी। सागर ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। 2-3 दिन में तलाक के कागज भेज दूंगा। खुश रहो। फिर मैं खुशी खुशी विकास के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा वही खुला था। घर में कोई नहीं था, वह अकेला ही था। फिर उसने बताया कि हम एक साथ रहेंगे और शादी के लिए घर वाले तैयार हैं। मैंने पूछा तो उसने कहा कि घर वाले गांव चले गए हैं। उसके बाद हमने खूब बातें की। उसने हमारी एक सेल्फी ली और किसी को भेज दी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि यह फोटो घर वालों को भेजा है। फिर वह बाथरूम में चला गया और उसका फोन वहीं पड़ा था।
फोन बजा तो मैंने उठाया और देखा कि उससे एक संदेश आया था, माल अच्छा है, कितने में मिलेगा? मैं तो सिर्फ 2 लाख रुपये दूंगा। ये पढ़कर मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं बहुत डर गई, लेकिन अब डरकर कुछ नहीं होने वाला था। मैंने खुद को संभाला और सामान्य होकर बैठ गई। फिर हमारी सामान्य बातें हुईं। उसने मुझे घर पर रुकने को कहा और किसी काम के लिए बाहर चला गया। मैं तुरंत अपनी बैग उठाकर वहीं से भाग निकली। मैं अपने माँ बाप के पास तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वापस सागर के पास यानी अपने ससुराल लौट आई। मुझे देखकर सागर हैरान रह गया और बोला, अब किस लिए आई हो? मैंने कहा था ना कि मैं तलाक के कागज भेज दूंगा। मैं रोते रोते उसे सारी बात बताने लगी। सब कुछ सुनकर वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी खामोशी में भी एक गहरी पीड़ा थी। मुझे लगा जैसे वह बाहर से सख्त पर अंदर से टूटा हुआ था। रात हो गई। हमेशा की तरह उसने चादर और चटाई उठाई और नीचे सो गया। लेकिन आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात मैं रोती रही और सोचती रही कि सागर के साथ मैंने कितना गलत किया। थोड़ी देर बाद विकास का फोन आया, लेकिन मैंने उठाया ही नहीं, उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। सुबह जब उठी तो देखा सागर घर पर नहीं था। शायद वह रात में ही कहीं चला गया था। उठने के बाद मैंने सागर से माफी मांगने और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि सागर जैसा प्यार और ध्यान कोई और नहीं दे सकता। मुझे समझ में आया कि इंसान की असली सुंदरता उसकी वेशभूषा या दिखावे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और बातों में होती है। और सच में मेरा सागर दिल से बहुत सुंदर था। अब मैं उसके लिए प्यार महसूस कर रही थी और उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को जब सागर घर आया तो मैंने उससे माफी मांगी और बहुत रोई। लेकिन सागर ने उस समय मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। किसी ने मुझे कुछ कागज दिए और कहा, इसे पढ़कर उस पर साइन कर दो। मैंने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे सच में माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा प्यार है, हाँ, तुमसे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। सागर ने कुछ नहीं कहा और चला गया। मैं बहुत बहुत रोई और मन में सोचती रही कि रात को जब मैं माफी मांगूंगी तो सागर मुझे जरूर माफ कर देगा। रात को वह फिर कमरे में आया और चटाई और चादर लेकर नीचे बिछाने लगा। लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है, बेड पर है। और उसके पैरों को पकड़कर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मारपीट और गाली दे, लेकिन मुझे माफ कर दो। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, अगर तुमने ये कागज पढ़ा होता तो इतनी नहीं रोती। सागर ने वह कागज उठाया और मुझे पढ़ने के लिए दिया। वो कागज जमीन के कागज थे। सागर मेरे और उनकी माँ के नाम पर जमीन कर रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे ये भी सवाल था कि मेरी नाम पर जमीन क्यों कर रहे हो। जब मैंने पूछा तो सागर ने कहा कि वह 2-3 दिन के काम के लिए शहर जा रहे हैं और शहर से लौटकर सब कुछ सच बताएंगे। उन्होंने उस कागज पर मेरी साइन करवा ली और सुबह ही शहर के लिए निकल गए। 3 दिन तक सागर का कोई पता नहीं चला। अंततः 5वें दिन उनके मृत शरीर उनके दोस्तों ने घर लाए। घर में जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि यह सब मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं जोर जोर से रोने लगी। सागर के दोस्तों ने बताया कि 2 महीने पहले सागर को पता चला था कि उसे कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान रहता था। उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। शायद वही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसी वजह से उसने कैंसर जैसी बीमारी को स्वीकार कर लिया था। और अब वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि यह सब मेरी ही वजह से हुआ था। ये बात मुझे अंदर तक तोड़ गई। 2-3 दिन बाद मेरी सासू माँ ने मुझे एक पत्र दिया और कहा, ये सागर के दोस्त ने दिया है। सागर ने खुद कहा था कि यह पत्र तुम्हें देना है, लेकिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा, सागर तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, वह लिख भी नहीं सकता, ये पत्र कैसे लिखा। मेरी सासू माँ ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि सागर अनपढ़ है? वह तो MBA पास है। इस पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सागर को जानने की कोशिश कभी नहीं कर पाई थी। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। सासू माँ से क्या कहती, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
उस पत्र में लिखा था कि सरिता, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत सुंदर लग रही थी। उसी समय से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैंने अपने शहर में MBA पूरा किया है और नौकरी करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे खेती करना सिखाया। मैंने अपनी आखिरी सांस भी खेत में ही ली थी और तुम्हारे ससुर ने मुझसे वादा लिया था कि इस जमीन को कभी बंजर मत होने देना। इसलिए मैं खेती करता रहा। लेकिन जिस रात हमारी शादी हुई और तुमने मुझे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। फिर भी मैंने कभी आंसू नहीं बहाए। लेकिन जब तुम्हारे ही मोबाइल से तुम्हारे प्रेमी के साथ तुम्हारी बातें पढ़ी, वे बातें जिन पर एक पति का ही हक होना चाहिए, तब मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मैं बहुत रोया था खेतों में जाकर, चुपचाप, किसी को बताए बिना। शायद उसी गम ने मुझे कैंसर जैसी बीमारी दे दी। जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है, तब मैंने ये ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी ताकि मेरे बाद तुम्हें किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो सरिता। तुम्हें जो चाहिए वो ज़रूर करो, बस खुश रहना। उसे पढ़कर कि तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। मैं बहुत बहुत रोई। मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने एक बहुत अच्छे पति को खो दिया था। आज मेरी उम्र 40 साल पूरी हो गई है और आज भी मैं सागर की विधवा के रूप में जी रही हूँ। मैं उन पर बहुत प्यार करती हूँ और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़कर जाने के बावजूद मेरा ख्याल रखा। हाल ही में मैं उनका पत्र पढ़ी, लेकिन अब भी मैं अपनी गलती पर बहुत बहुत रोती हूँ। मैं अपनी सभी मित्रों से यही कहना चाहती हूँ कि खूबसूरत चेहरा पानी से भी सुंदर होता है, लेकिन असली सुंदरता दिल में होती है। अगर केवल खूबसूरत चेहरे के नशे में रहोगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेट करें ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।